हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। चलो, तो आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी वो है ऑफशोरिंग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोर्सिंग कि सोर्सिंग क्या होता है, उसके बाद ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग और इनके एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी और लास्ट में इसका डिफरेंस भी है और बीच में मैंने स्टेप्स भी बताए हैं आउटसोर्सिंग के। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग। हाउ डू यू एक्सप्लेन सोर्सिंग के मीन्स। सोर्सिंग का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमने ये देखना है। सोर्सिंग का मीनिंग है, सोर्सिंग इन प्रोक्योरमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस to find, evaluate and engage suppliers based on a set criteria to achieve cost saving and best value for goods and services at price point terms that give the required margin possibility affect the company's bottom line। हमें सबसे पहले इसमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और वो कहाँ से हमें चीपेस्ट मिलेगा। ठीक है, कहाँ से हमें लोएस्ट प्राइस पे हमें वो मिलेगा, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे प्रोडक्ट हमें क्या रिक्वायर है। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, उसकी हम फिर सोर्सिंग करेंगे और वो हमें ऑब्टेन फॉर्म ए पर्टिकुलर सोर्स, वो हमें किसके थ्रू मिलेगा। पहले सोर्सिंग में हमें यही देखना है कि हमें जो जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो हमें बेस्ट प्राइस पे और हमारे लिए जो सूटेबल होगा गुड्स और सर्विसेज के लिए बेस्ट प्राइस होगा, उस पे हम उसको कहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। ठीक है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है और हमारी जिससे कंपनी को मार्जिन भी ज़्यादा हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सोर्सिंग किया है। ग्लोबल सोर्सिंग रेफर्स टू बाइंग द रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स। ग्लोबल सोर्सिंग है जिसमें हम ये रेफ़र करते हैं बाइंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं दैट गो इन टू अ कंपनी प्रोडक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हम पूरे वर्ल्ड में से, नॉट जस्ट फ्रॉम द हेड क्वार्टर कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स के नीचे देखिए एग्जाम्पल लिखिए, स्टारबक्स बाय इट्स कॉफ़ी फ्रॉम लोकेशंस लाइक कोलम्बिया। ये अब जो स्टारबक्स है, जो अपनी कॉफ़ी है, वो अपना सारा रॉ मटेरियल जो कहाँ से है, कोलंबिया से परचेज करता है। द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग आर क्वालिटी एंड लॉगर। अब ग्लोबल सोर्सिंग करने की हमें स्टारबक्स को क्या वो मिला, प्रॉफिट मिला इससे, उनको ये हुआ कि उनको उसकी जो रॉ मटेरियल की जिससे वो कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं उसकी क्वालिटी बेटर मिली और लोअर कॉस्ट पे मिली। तो ऑब्वियस है ना, वो वहीं से सोर्सिंग करेगा जहाँ से उसे क्वालिटी भी बेटर मिले और लोअर कॉस्ट बियर करनी पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ सोर्सिंग और विद द एग्जांपल। इसमें मैंने आपको स्टारबक्स के एग्जांपल दी। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग। अब इसमें है आउटसोर्सिंग का मीनिंग। पहले हमने सोर्सिंग किया, सोर्सिंग का मीनिंग समझाया, अब आउटसोर्सिंग है और एक ऑफशोरिंग है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। फर्स्टली आप देखिए, पिक्चर भी देखिए सामने। आउटसोर्सिंग इज ए बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर थर्ड पार्टी टू परफॉर्म अ टास्क, हैंडल ऑपरेशन और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द कंपनी। सामने आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने पिक्चर में है बताई हुई है। सिंपल आउटसोर्सिंग एग्जाम्पल, एक बच्चा है किड विद होमवर्क। ठीक है, उसके साथ उसके पास कितना सारा होमवर्क है, तो उसने क्या किया, किड्स फ्रेंड हु डज किड्स होमवर्क, एक ये आउटसोर्सर, उसने एक अपने फ्रेंड को अपना क्या किया, होमवर्क दे दिया और उसने क्या किया, अपना होमवर्क करके अपने फ्रेंड को दे दिया। इसका मीनिंग क्या है, आउटसोर्सिंग इज ए बिजनेस प्रैक्टिस इन विच कंपनी हायर अ थर्ड पार्टी। अब इसने बच्चे ने क्या किया, एक और अपने फ्रेंड को अपना होमवर्क ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके ऊपर मीनिंग समझ हो गया कि इसमें कंपनी ने अपने क्या किया, थर्ड पार्टी को अपना होमवर्क दे दिया। हैंडल ऑपरेशन और प्रोवाइड सर्विस, अब उसमें वो थर्ड पार्टी होती है, वो अपने कंपनी के ऑपरेशंस को हैंडल करती है और उन जो कंपनी उनको काम देती है उनको वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, अगर आपकी कंपनी एक कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो किसी बाइक का। ठीक है, बाइक की एग्ज़ाम्पल ले लिए कि बाइक की अगर आपने कोई बीच में प्रोडक्ट्स जो इंस्टॉल करने होते हैं, अगर वो आप
खुद नहीं मतलब मैन्युफैक्चर करके किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, वो आपको जो प्रोडक्ट्स आपको प्रिपेयर करके दे रहे हैं, बट जो फिनिश गुड है वो आप ही प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई आपकी आउटसोर्सिंग। अब एक और एग्जांपल देखिए आप आउटसोर्सिंग की। अगर आप सोचो कि कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है कि स्टूडेंट्स को स्टडी करवाना, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उनका सेकेंडरी वर्क क्या है, जैसे इनिशियल अंदर ऑफिस के काम होते हैं लाइक पेपर वर्क जो भी है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना या कुछ भी है, वो सेकेंडरी में आता है। बट प्राइमरी क्या है, उनका मेन कोर फंक्शन क्या होता है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो वो क्या करते हैं, जो अपना सेकेंडरी वर्क होता है वो किसकी थर्ड अथॉरिटी को दे देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई आपने ही सारा मैनेज करना है, आपने सारे पेपर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि वो मटेरियल्स वगैरह स्कूल में एजुकेशन रिगार्डिंग या फिर कॉलेजेस में जो भी है वो सब कुछ आपने प्रोवाइड करनी है, और हमारा फंक्शन क्या है, ओनली प्राइमरी एक्टिविटीज़ की हमने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो वो उसमें आउटसोर्सिंग करते हैं, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि वो अपने काम में पूरे कंसंट्रेशन कर सकें, अपने कोर बिजनेस के ऑपरेशंस को अच्छे से हैंडल कर सके, और जो नॉन कोर टास्क होते हैं, मींस जो सेकेंडरी टास्क जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं एट द लोअर कॉस्ट। फिर इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर एक कंपनी आउटसोर्सिंग कर रही है उससे उसको कंपनी को क्या फ़ायदा है, उससे कंपनी को ये फ़ायदा है कि वो कंपनी अच्छे से अपना वर्क कर सकती है, अपने वर्क को मैनेज कर सकती है, अपनी कोर एक्टिविटीज़ जो होती है बिज़नेस की मेन एक्टिविटी, उस पर अच्छे से हैंडल कर सकती है। ठीक है, अपना फुल कंसंट्रेशन मीन्स कि अपने कोर ऑपरेशंस पे लगाती है। अगर वो अपनी नॉन एक्टिविटीज़ जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ही खुद करेगी, तो वो अपने मेन मोटिव पे जो अपने टारगेट्स है, गोल्स है, उसको अचीव नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से आजकल ज़्यादातर कंपनीज आउटसोर्सिंग करती हैं, अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट अपनी आगे किसी थर्ड पार्टी पे को हायर करके उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दे देती हैं। तो ये मीनिंग हो गया आपका आउटसोर्सिंग का। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड पे स्टेप्स टू आउटसोर्सिंग। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस एनालिसिस, मींस अब इसमें हमने देखना है कि हमारी कंपनी का कोर टास्क क्या है, नॉन कोर एक्टिविटी क्या है। पीछे भी मैंने आपको बताया कोर होता है मेन, नॉन कोर मतलब जो आगे हमें छोटे छोटे कंपनी में काम होते हैं। ठीक है, कोर टास्क और मेन को नॉन कोर टास्क को पहले हमने एनालाइज करना है कि हमने कौन सा टास्क खुद करना है और कौन सा थर्ड पार्टी से करवाना है। ठीक है, एनालाइज प्रोजेक्ट, और उसको फिर एनालाइज करके फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप है देखिए सामने उसमें डायग्राम में स्ट्रेटेजी प्लानिंग। पहले हमने जो अपने प्रोसेस को एनालाइज कर लिया कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट है जो थर्ड पार्टी से काम करवाना है, कोई भी प्रोसेस या सर्विस जो भी हमने नहीं करनी है वो थर्ड पार्टी से करवानी है, वो एनालाइज कर दिया। उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग में क्या करना है, हमने कम्युनिकेट करना है विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स जो हमारी कंपनी में पूरा मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट टीम में होते हैं। उनसे हमने डिस्कस करना है कि हाँ ये हमारे कोर एक्टिविटीज़ हैं, ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। हम ये नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करेंगे, उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनसे काम करवाएंगे। ये काम हम नहीं करेंगे, हम अपने मेन कोर एक्टिविटी पे ही पूरा कंसंट्रेशन से कोर एक्टिविटी को ही हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट वन है, उसके बाद है वेंडर सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन में क्या है, पहले अगर सेकंड पॉइंट में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको परमिशन दे देंगे, हाँ भाई ये काम आप किसी थर्ड पार्टी से करवा लो, तो उसके बाद वेंडर सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, वेंडर सिलेक्शन में हम किसी जो थर्ड पार्टी है उसमें हम वेंडर सिलेक्ट करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे कि हाँ जो हमें कम रेट पे सही टाइम पे जो हमारा टास्क है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा काम है उसको पूरा करके देगा, उसमें हम राइट वेंडर सिलेक्शन में चूज़ करेंगे। ठीक है, फिर चूज़ कर लेंगे तो वो किसमें, थर्ड पार्टी में आपका वेंडर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर आप एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है,
तो कार में अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए, लाइक आप व्हील्स ले लीजिए, तो आप वो किसी थर्ड पार्टी से, वो कंपनी देखेंगे जो व्हील्स मैन्युफैक्चर करती है, वो अगर उसकी कंपनी की इमेज अच्छी है, सब कुछ है, वो टाइम पे हमें प्रोडक्ट फिनिश गुड प्रोवाइड कर देगी, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, हाँ भाई हमारी कंपनी के व्हील्स की प्रोडक्शन आप करोगे, हमें व्हील्स प्रोवाइड आप करोगे राइट टाइम पे, जो हमें प्रोजेक्ट्स की गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो हमें वो क्या कर देगा, टाइमली अगर वो सेव कर देगा तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने एनालाइज कर लिया, उसके बाद स्ट्रैटेजी भी प्लान कर ली, वेंडर भी, कंपनी भी सिलेक्ट कर ली। अब हमने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन में हमने सारे स्ट्रक्चर, सब कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंडर एग्रीमेंट सब कुछ देखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग हमने जो भी प्रोजेक्ट है, एग्रीमेंट्स है, सब कुछ प्रिपेयर करके कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है कि हमारा इस कंपनी के साथ इतने टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो ये किस में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब नेक्स्ट वन है म्यूचुअल एग्रीमेंट में हमने क्या देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन हो गया, वेंडर सिलेक्शन भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन भी हमने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट में आएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया है, जो उस पर एग्रीमेंट्स लिखे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुई हैं, वो दोनों जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे से एग्री कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि दोनों का आपस में कोई अगर प्राइस के रिलेटेड या कुछ भी नहीं होना चाहिए, दोनों एग्री होना चाहिए, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हम इसमें देखेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट में। उसके बाद है बिजनेस रिलेशंस। बिजनेस रिलेशन में क्या होगा, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशन विद द सर्विस प्रोवाइडर। अब जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो थर्ड पार्टी है और जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो हैंडल कर रहा है, और हम कोर एक्टिविटीज़, हम बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स कि अच्छे बिजनेस रिलेशन मेंटेन होना चाहिए दोनों के बीच में, कि अगर हम उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो उसका वो है राइट है उसका प्रॉपर, कि वो अगर पूरी पेमेंट फुल टाइम पे ले रहा है तो वो हमें सर्विस प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया बिजनेस रिलेशन में। उस लास्ट में है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट। इसमें है कि वो हमारी कंपनी की नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैंडल कर रहा है, तो मेन कोर एक्टिविटीज़ या मेन जो भी कंपनी का है वो हमें ही पता है, ठीक है। तो हम उससे तो थर्ड पार्टी से काम करवा रहे हैं, तो जो अगर हमें किस फॉर्म में डाटा चाहिए या हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या बिज़नेस की इंफॉर्मेशन अगर उसको कोई चाहिए, तो हमें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करें। तो ये हो गए आपके प्रोसेस के स्टेप्स, आउटसोर्सिंग के स्टेप्स टू आउटसोर्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑफशोरिंग इन बिजनेस। अब ऑफशोरिंग इज़ अ transferring activities or ownership of a complete business process to a different country from the country, ठीक है, where the company receiving the services is located। अब आउटसोर्सिंग में क्या था कि हम अपना काम किसी थर्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देते थे, बट अब ऑफशोरिंग में क्या है, हम किसी थर्ड पर्सन को नहीं देते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ ओनरशिप कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस जो डिफरेंट अपनी ही कंपनी का एक ऑफिस किसी और कंट्री में ब्रांच ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग में आपको सिंपल मीनिंग समझ आ गया कि जिसमें हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या कोई और एक्टिविटीज़ जो भी हमें अगर किसी और कंट्री में हमें लेबर कॉस्ट या फिर कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कॉस्ट कम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री से शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री में प्लांट ओपन करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, वो USA बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और उसके ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ हैं, चाइना में, क्योंकि चाइना में क्या जो लेबर है हमें वो कम कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, और हमें वहाँ पे प्लांट ओपन करने के और भी कई एडवांटेजेस हैं, लाइक हमें मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है वो कम बियर करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू USA, ठीक है। तो एप्पल ने क्या किया है, ज़्यादातर अपने स्टोर्स चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स चाइना में ओपन किए हैं, और करंटली इंडिया में भी उन्होंने एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया है, क्योंकि इंडिया में भी क्या है, लेबर कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू USA। तो इसके बाद हो गया आपका मीनिंग समझ आ गया ऑफशोरिंग का। अब वाई इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग हम करते क्यों हैं,
ऑफशोरिंग मीन्स अ बिजनेस अरेंज टू गेट, सामने स्लाइड पे लिखा है मैंने, टू गेट इट्स वर्क डन इन डिफरेंट कंट्री यूजली टू टेक एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट के सेविंग। जैसे सब मैंने बताया कि वो इसने एप्पल ने भी किया कि हम अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए क्या करते हैं, ऑफशोरिंग करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट यूएसए में मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, तो उनको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अगर वो चाइना में कर रहे हैं तो उनको कम करनी पड़ रही है, इसलिए वो अपने प्लांट्स ओपन करते हैं। मैनी कंपनीज में भी कंसिडरिंग वन और बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नोन एज द ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग। इसमें हम ऑफशोरिंग में क्या करते हैं, अपना ही प्लांट ओपन करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कोई भी, बट किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं देते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या था, हम किसी थर्ड पार्टी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा ऑफशोरिंग का मीनिंग। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल लिखी है मैंने, एग्जांपल ऑफ इज यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी टू प्रोड्यूस देयर गुड्स इन मैक्सिको। बोथ ऑफ ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग अल्टीमेटली सेव कंपनीज मनी बट दे रिड्यूस कॉस्ट इन एवरी डिफरेंट वेज। वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ऑफशोरिंग करते हैं और आउटसोर्सिंग करते हैं। दोनों का मीनिंग मतलब सेम है दोनों का। मीन्स कि ऑफशोरिंग का भी पर्पज़ क्या है, कॉस्ट सेविंग करना, और आउटसोर्सिंग का भी पर्पज़ क्या है, कॉस्ट सेविंग करना। बट आउटसोर्सिंग में वो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की मेन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ऑफशोरिंग में कॉस्ट रिडक्शन में मेन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। अब आगे मेन पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑफशोरिंग वर्सेज आउटसोर्सिंग। ऑफशोरिंग में क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, रीलोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इन डिफरेंट कंट्री। मीन्स मैंने कैसे बताया आपको पहले ही कि हम डिफरेंट कंट्री में ही अपना बिजनेस का सेटअप करते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेस इज रीलोकेशन विद इन अ कंट्री और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हम इसमें कंट्री में ही करते हैं, बट हम किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं या फिर किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। सेकंड है फोकस मेनली ऑन कॉस्ट रिडक्शन। मैंने पहले ही बताया जैसे आपको, ऑफशोरिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है उसको रिडक्शन में करना, ठीक है, कि हमारी कॉस्ट कम हमें बियर करनी पड़े। बट आउटसोर्सिंग का उधर फर्दर देखिए, फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। मीन्स इसमें क्या होता है, फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि ऑफशोरिंग में वो कॉस्ट पे रिडक्शन पे मेन फोकस होता है उसका, और फर्दर इसमें होता है आउटसोर्सिंग में बिजनेस एक्टिविटीज़, कि हमने जो अपनी आउटसोर्सिंग करनी है उसके क्यों करते हैं कि हमें अपनी कोर एक्टिविटीज़, जो मेन कोर एक्टिविटीज़ होती है उसको अच्छे से हैंडल करना होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक है। हम जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको दे देते हैं कि हाँ भाई ये काम हमें आप करके देखें। तो नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ और ऑफिसेज। इसमें क्या है कि हम अपनी जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्टिविटीज़ और ऑफिसेज को ही क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी अदर कंट्री में। बट आउटसोर्सिंग में क्या है, एम्स टू ट्रांसफ़र ऑपरेशन टू अ थर्ड पार्टी। इसमें हम पूरा ऑफिस या फिर अपना बिजनेस यानी किसी को किसी कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम अपना सिर्फ ऑपरेशन जो काम होता है वही किसी थर्ड पार्टी से करवाते हैं। लास्ट वन इज़ फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब इसमें आउटसोर्सिंग में क्या है, फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय नॉन एम्प्लॉयज़। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपना काम किसी थर्ड पार्टी को दिया है, तो ऑब्वियस है कि उनके ही एम्प्लॉयज़ काम करेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो फंक्शन परफॉर्म्ड बाय नॉन एम्प्लॉयज़, तो हमारे एम्प्लॉयज़ उसमें काम नहीं करेंगे, उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम करेंगे। ये था मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग। अब आगे मैंने नेक्स्ट एक पिक्चर भी आपको बताई है आउटसोर्सिंग की। क्लाइंट है, वेंडर है, बीच में क्लाइंट हम हैं, वेंडर किसी और कंपनी को बोल रही हूँ मैं, और वो हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ऑफशोरिंग की एक स्लाइड दिखाई है। उसमें क्या है, मेन हब जैसे यूएसए में है तो उसके अनदर प्लांट्स कहाँ है, चाइना में ले लीजिए, इंडिया में ले लीजिए, एक आप यूएई में ले लीजिए, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ये था आपका ऑफशोरिंग का। तो आज मैंने आपको आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग के मीनिंग और इनके क्यों ज़रूरी है, ये इनका डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, सारों ये आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।